हेलो फ्रेंड दोस्तों, इस्लाम धर्म में संपत्ति का बंटवारा शरीयत एक्ट 1937 के तहत होता है। संपत्ति या पैसे का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत तय उत्तराधिकारियों में होता है। अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसके संपत्ति में उसके बेटे, बेटी, विधवा और माता पिता को हिस्सा मिलता है। बेटे से आधी संपत्ति बेटी को देने का प्रावधान है। पति की मौत के बाद विधवा को संपत्ति का छठवां हिस्सा दिया जाता है। साथ ही माता पिता के लिए भी हिस्सेदारी तय की गई है। आइए जानते हैं कि क्या है इस्लाम में संपत्ति के बंटवारे का नियम। दोस्तों, मृतक मुसलमान की संपत्ति का प्रशासन के बारे में अगर सामान्य नियम की बात करें तो मृतक व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु से ही संपत्ति के उत्तराधिकारी का सवाल उठता है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के साथ ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। जब किसी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उसके उत्तराधिकारियों द्वारा 4 कर्तव्य निभाए जाएं। पहला कार्य यह है कि अंत्येष्टि का है और 7 दफन व्यय का भुगतान करना। दूसरा कार्य है मृतक का कर्ज चुकाना। तीसरा, मृतक का मूल्य वसीयत निर्धारित करना और अंतिम में शेष संपत्ति को शरिया कानून के अनुसार मृतक के रिश्तेदार को वितरित करना। मुस्लिम कानून के तहत यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन और संपत्ति छोड़ जाता है। ऐसे मामले में वे अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही अपने वंश से बाहर के लोगों के नाम कर सकता है, जिससे उसकी संपत्ति का कम से कम 2/3 हिस्सा परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जा सके। मुस्लिम कानून उसे किसी विशेष उत्तराधिकारी के प्रति कोई अनुचित पूर्वाग्रह के पेश करने की अनुमति नहीं देता है और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की जानकारी और सहमति के बिना उसके कुछ उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत अमान्य होगी। निष्पादक और प्रशासक में संपत्ति का शामिल होने की बात करें तो धारा 2C निष्पादक को एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करती है जिसे वसीयतकर्ता की नियुक्ति के द्वारा मृतक व्यक्ति की अंतिम वसीयत का निष्पादन सौंपा जाता है। इसका मतलब उसकी नियुक्ति वसीयतकर्ता की इच्छा से होती है। इस एक्ट की धारा 2A कहती है कि एक प्रशासक को किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। जब कोई निष्पादक नहीं होता है तब उन्हें उच्च न्यायालय के प्रोवेट डिवीज़न द्वारा नियुक्त किया जाता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से निष्पादक की संपत्ति उसमें शामिल हो जाती है। प्रशासक की संपत्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से इसमें शामिल हो जाती है। उससे पहले प्रोवेट डिवीज़न के न्यायाधीश के पास संपत्ति होती है। एक निष्पादक या प्रशासक के पास मृतक के जीवित रहने पर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा करने की समान शक्ति होती है और यदि मृतक जीवित होता तो वह ऋण की वसूली भी कर सकता था। मानहानि के खिलाफ कार्रवाई को छोड़कर उसके पास अपनी मृत्यु के पक्ष में या उसके खिलाफ मौजूद किसी भी कार्रवाई पर मुकदमा चलाने या बचाव करने के सभी अधिकार हैं। निष्पादक अंतिम संस्कार, सूची और खाते, संपत्ति से ऋण के भुगतान आदि से संबंधित सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। विरासत का हस्तांतरण की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को 2 तरीके से हस्तांतरित किया जा सकता है। पहला, उसकी वसीयत के माध्यम से और जब कोई वसीयत ना हो तो उत्तराधिकार के कानूनों के अनुसार विरासत की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, यानी दफन व्यय, ऋण और वसीयत का ध्यान रखा जाता है, फिर वसीयत हस्तांतरित की जा सकती है। मुस्लिम कानून के अनुसार वे वारिस मृतक के उत्तराधिकारी होते हैं जिन्हें शरिया द्वारा कानूनी रूप से उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि
उन्हें विरासत से वंचित ना किया जाए। उत्तराधिकारियों को आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में पति पत्नी, पिता, माँ, बेटी, गर्भाशय भाई, गर्भाशय बहन, सगी बहन और सजातीय बहन शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में इन सभी हिस्सेदारों में से 4 ऐसे हैं जो कभी हिस्सेदार के रूप में और कभी अपशेष के रूप में विरासत लेते हैं। ये हैं पिता, पुत्री, सगी बहन और सजातीय बहन। अवशेष वे हैं जो तत्काल हिस्से की अनुपस्थिति में विरासत ले सकते हैं और यदि संपत्ति उनके बीच हस्तांतरित होने के बाद भी बची रहती है तो कोई दूर के रिश्तेदारों की तीसरी श्रेणी भी यहाँ मौजूद है, जो ना तो हिस्सेदार हैं और ना ही अवशेष हैं, बल्कि रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। हालांकि सौतेले बच्चों और सौतेले माता पिता को एक दूसरे से संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है। सभी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के असफल होने पर मृतक की संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। यदि कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है तो राज्य सभी संपत्ति का अंतिम उत्तराधिकारी बन जाता है। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।